हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। अब भाई टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्यों इंक्रीज हो जाती है और कैसे इंक्रीज हो जाती है, इस पार्ट को समझने के लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब यह है कि टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करता है। तो चलिए आज के डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस। हियर वी हैव टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन, डिपेंडेंस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया भाई, ठीक है। टू एक्सप्लेन द टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन अर्हीनियस ने एक इक्वेशन प्रपोज किया था, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अर्हीनियस proposed an equation to explain the temperature dependence of rate of chemical reaction। टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करता है, इस पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए अर्हीनियस ने एक इक्वेशन प्रपोज किया हुआ था। इक्वेशन है K इज इक्वल टू, ये हो गया A और e टू पावर ये हो जाता है EA अपॉन RT। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ध्यान दीजिए भाई। K इज इक्वल टू A e टू पावर ये हो गया EA माइनस RT हो गया। ये जो K दिया हुआ है इसे हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट हो गया भाई, ये रेट कांस्टेंट होता है, ध्यान दीजिए। ये जो A दिया हुआ है इसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर्स, ये हो गया फ्रीक्वेंसी फैक्टर हो गया। हम लेबलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। इसको आप प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोल सकते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोल सकते हैं भाई, ठीक है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? अगर इसके मतलब के बारे में बात करें तो इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आई विल राइट हियर फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइनरी collisions of reacting molecules per second and per liter हो गया भाई। ये चीज़ आप दिमाग में रखें, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन्स, बाइनरी कॉलिजन्स होना चाहिए। टू मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कॉलिजन होता है उनके बीच में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन्स क्या होता है, उस पार्ट को ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर एक्सप्लेन करता है, ठीक है भाई। अच्छा, ये जो आपका EA दिया हुआ है इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। हियर वी हैव एक्टिवेशन एनर्जी हो गया भाई। एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, R हो गया गैस कांस्टेंट और T हो गया टेम्परेचर। अच्छा भाई ध्यान दीजिए, अगर मैं इस इंटायर पोर्शन के बारे में बात करूं, इस इंटायर पोर्शन के बारे में e टू पावर EA अपॉन RT, इसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है भाई। इसको बेसिकली ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। Here we have fraction of molecules having energy equal to or more than activation of energy। अब देखिए भाई, ये पूरा लेवलिंग मैंने कर दिया हुआ है। ये रेट कांस्टेंट हो गया, फ्रीक्वेंसी फैक्टर हो गया, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी हो गया, ये पूरा पोर्शन हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू या मोर देन एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। ये पार्ट हो गया। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट डिस्कस करने वाला हूँ। अब देखिए भाई, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अर्हीनियस इक्वेशन के बारे में, ये इस इक्वेशन को प्रपोज किया था अर्हीनियस ने, और बाय यूजिंग दिस इक्वेशन उन्होंने टेम्परेचर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब ध्यान दीजिए भाई, अब यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, ठीक भाई, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक भाई, उस केमिकल रिएक्शन के लिए इक्वेशन हमें अप्लाई करना है। तो अब देखिए भाई, यहाँ पर EA अपॉन RT है, EA अपॉन RT हो गया, EA अपॉन RT। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर इसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू लार्ज हो जाती है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी।
ठीक है भाई। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और ये टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाएगा, ये जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, इसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में जब इंक्रीज हो जाएगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। या तो ये लार्ज वैल्यू होनी चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, तब ये लार्ज वैल्यू हो जाएगी। ठीक है भाई। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो EA/RT की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी। तो चलिए मैं एरो ऐसे लगाते तो इसकी वैल्यू स्मॉल हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए भाई, ये जो EA/RT ये पॉजिटिव है, तो अगर मैं नेगेटिव कर देता हूँ, नेगेटिव EA/RT हो गया तो ये लार्ज हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा भाई, ये हो गया आपका EA/RT। ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव है तो ये स्मॉल है, जब ये नेगेटिव है तो लार्ज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पर EA/E⁻RT ये भी आपकी वैल्यू लार्ज हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए भाई, ये जो रेट कांस्टेंट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E⁻E⁻RT, E⁻−E⁻RT। मतलब है कि जब इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो K की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। जब K की वैल्यू इंक्रीज होगी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, ध्यान दीजिए रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो इस इक्वेशन को यूज करके इस तरह से अर्हीनियस ने हाउ टेम्परेचर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो E/RT की वैल्यू कम हो जाएगी, -E/RT की वैल्यू लार्ज हो जाएगी, और E/-E/RT की वैल्यू ही लार्ज हो जाएगी। एंड हेंस दिस पोर्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। तो मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। तो जैसा कि मैंने बोला हुआ था, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होती जाएगी। तो इस तरह से बेसिकली ये टेम्परेचर जो है रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। बाय यूजिंग दिस इक्वेशन इस पार्ट को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये इक्वेशन है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दिख रहा है, इसको और सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो अर्हीनियस ने इक्वेशन प्रपोज किया हुआ था, इक्वेशन था आपका K = A और यहाँ पर यहाँ पर हो गया EA/RT, ये इक्वेशन हो गया। ठीक है भाई, इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन के दोनों साइड हम ln ले लेते हैं, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड। ध्यान दीजिए भाई, तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा ln K, ठीक है, = ये A इंटू है तो log x इंटू वाई = log x प्लस log y। सिमिलरली ln के केस में यही कॉन्सेप्ट लगेगा, नेचुरल लॉग है तो ये हो गया ln A और ये हो जाएगा प्लस ln और E और ये टू पावर E/, ये RT हो गया भाई। ध्यान दीजिए ये रिलेशन मिल जाता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो आपका ln E और ये बेस E होता है और ये ln E = कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो पोर्शन है आपका 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ln K = ln A और माइनस ये हो गया E/, ये RT हो गया, E/RT। ठीक है, ध्यान दीजिए। अच्छा भाई, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ln K = ये ln A हो गया माइनस और E/, ये R हो गया और इसको लिख सकते हैं 1/T, इस इक्वेशन को। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल गया। ठीक है, अब देखिए भाई, अगर मैं इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, y = C - mx हो जाएगा। तो स्लोप क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड्स जाएगा स्लोप। ln K वर्सेस 1/T, ये टेम्परेचर अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये ln K हो गया, ठीक है, ये 1/T हो जाता है। तो यहाँ पर नेगेटिव है, C - mx, मतलब ये आपका स्लोप ऐसे मिलेगा। ठीक है, स्लोप क्या हो गया, ये लीजिए, ये आपको स्लोप मिल जाता है। स्लोप हो गया भाई, स्लोप = -EA/, ये R हो जाता है। ध्यान दीजिए भाई, और ये पोर्शन हो जाता है आपका इंटरसेप्ट, दैट इज ln A। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जब आपका ये इक्वेशन दिया होता है तो स्लोप क्या होना चाहिए, -EA/R। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए भाई, इस इक्वेशन को मैं लॉग में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है भाई, लॉग में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जो आपका ln होता है = 2.303 और ये लॉग होता है, ऐसे कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करता हूँ, ln की जगह मैं ये 2.303 लॉग प्लग इन कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2.303 और ये लॉग ये K हो गया = यहाँ पर ln A है तो 2.303 और ये लॉग A हो जाएगा 2.303 और ये लॉग A हो गया और ये हो गया माइनस EA/,
आर टी हो गया, ये इक्वेशन हमें मिल जाता है, ये अपन आर टी। अब देखिए यहाँ पर भी 2.303, यहाँ पर भी 2.303, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड द इक्वेशन, डिवाइडिंग इक्वेशन बाई 2.303। तो अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log k इज इक्वल टू log a माइनस ये हो जाएगा EA अपॉन 2.303 और ये हो जाएगा RT। ये इक्वेशन मिल जाता है, ठीक है भाई। अब देखिए भाई लॉग फॉर्म में इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 and it is R and here we have 1 upon t। ठीक है भाई। अब इसके केस में अगर मुझे प्लॉटिंग करनी है, इसके केस में क्या हो जाएगा, ये log k वर्सेस 1 अपॉन t, ये हो गया भाई log k वर्सेस 1 अपॉन t। ये हो गया y इज इक्वल टू c माइनस एम एक्स। अब देखिए इसके केस में स्लोप क्या मिल रहा है, ये स्लोप आपका माइनस ई ए अपॉन 2.303 r मिल रहा है। ये हो गया स्लोप, डाउनवर्ड्स जाएगा, ये स्लोप हो गया, ध्यान दीजिए माइनस ई ए अपॉन 2.303 और ये r हो जाएगा और इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, log a हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इक्वेशन अगर आपका नेचुरल लॉग में है तो स्लोप ये होगा, अगर इस फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है अर्हीनियस इक्वेशन तो स्लोप आपका ये होगा। ध्यान दीजिए, तो न्यूमेरिकल में इसका एक अपना सिग्निफिकेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब देखिए भाई अगर एक ही केमिकल रिएक्शन एक डिफरेंट टेम्परेचर में हो रही है, ठीक है भाई, डिफरेंट टेम्परेचर में हो रही है, तो हम जो हर एक टेम्परेचर में एक रेट कांस्टेंट वैल्यू होगी और उन रेट कांस्टेंट वैल्यू के बीच में अगर हमें रेशियो निकालना है तो कैसे निकालने, चलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो अर्हीनियस इक्वेशन हम लोगों ने सीखा हुआ था लॉग फॉर्म में, दैट इज log k इज इक्वल टू log एंड इट इज a माइनस ई ए अपॉन 2.303 एंड हियर वी हैव RT। ये इक्वेशन हम लोगों ने सीखा हुआ है, ठीक है भाई, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब देखिए भाई एक ही केमिकल रिएक्शन अगर टेम्परेचर T1 में हो रही तो उसका रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, K1, क्योंकि हम लोगों ने सीखा हुआ कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है भाई। तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेट कांस्टेंट वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, तो अगर टेम्परेचर T1 है तो रेट कांस्टेंट K1 हो जाएगा। तो रिएक्शन एट T1, हियर वी हैव रिएक्शन एट T1, तो इसके लिए रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, K1, ठीक है भाई। तो चलिए इसको यहाँ पर प्लग इन कर देते हैं, तो log K1 इज इक्वल टू log A, फ्रीक्वेंसी फैक्टर सेम ही रहेगा क्योंकि सेम केमिकल रिएक्शन है, माइनस EA एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी भी सेम रहेगी क्योंकि सेम केमिकल रिएक्शन है, बट टेम्परेचर चेंज हो रहा है भाई 2.303 एंड दिस इज R एंड दिस विल बिकम T1, वी कैन लेबल इट एज ए फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है भाई। अच्छा, रिएक्शन एट T2, रिएक्शन वही सेम केमिकल रिएक्शन है एट T2, टेम्परेचर हमने चेंज कर दिया तो रेट कांस्टेंट वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो चलिए प्लग इन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा log K2 इज इक्वल टू log A1, फ्रीक्वेंसी फैक्टर सेम रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी भी सेम रहेगी 2.303 और R इज ए कांस्टेंट एंड ये T2 हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन, ये विल गेट इट, सेकेंड इक्वेशन। अब ध्यान दीजिए भाई हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, फर्स्ट को सेकेंड से या सेकेंड को फर्स्ट से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम फार्मूला मिलेगा, ठीक है भाई। तो हियर वी आर सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड, नो फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है भाई, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तब देखिए भाई ये हो जाएगा log K2 माइनस log K1, ये हो जाएगा, ये log K2 माइनस K1, ठीक है। अब देखिए इस पोर्शन को हम इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, log A हो गया है माइनस EA अपॉन 2.303, ये RT2 हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई इस पोर्शन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस आएगा, फिर log A आएगा, ये माइनस ये हो गया log A। अब देखिए ये माइनस हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इस पोर्शन को इससे सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो ये जो माइनस है माइनस एंटर करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा EA अपॉन ये हो जाएगा 2.303 और ये RT1 हो गया। ये इक्वेशन मिल जाता है। अब देखिए भाई ये पोर्शन तो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलता है log K2 माइनस log K1, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से हो गया आपका EA अपॉन 2.303 RT1 माइनस EA अपॉन 2.303 एंड RT2 मिल गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर log x माइनस log y है तो इसको हम लिख सकते हैं log x अपॉन y, सिमिलरली इसको आप लिख सकते हैं log K2 अपॉन K1, ये हो गया भाई K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू,
यहाँ पे ई अपॉन 2.303 आवर्स कॉमन ले सकते हैं, तो ई अपॉन 2.303 और ये आर ले लेंगे और ये ब्रैकेट में मिल जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। ये इक्वेशन आपको मिल जाता है, ये इक्वेशन मिल जाता है। ठीक है भाई। तो हीट ऑफ इंथैल्पी भी रिप्रेजेंट करता है एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को, तो यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू भी प्लग इन कर सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन 2.303 एंड इट इज आर एंड ब्रैकेट इट विल बी 1/T1 माइनस 1/T2। ये दिमाग में रखें। तो अगर एक ही केमिकल रिएक्शन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर में हो रही है तो उनके रेट कांस्टेंट भी 2 ही होंगे। अगर वो रेशियो हमें कैलकुलेट करना है तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि जो आपका अर्हीनियस इक्वेशन है इसका कितना सिग्निफिकेंस है, कितने सारे एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, उसके बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं, सजेस्टेड बाय अर्हीनियस। नेक्स्ट इज temperature coefficient. Here we have temperature coefficient, ठीक है भाई, coefficient, ठीक है। It is represented by mu symbol, ठीक है भाई। ये हो गया द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, एट 2 डिफरेंट temperatures, ठीक है। differing या differentiating by 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 डिग्री का होना चाहिए डिफरेंस। then we can say mu is equal to k and here we have t plus 10 and here we have k. This is the formula we are getting. Or you can also write it mu is equal to k2 upon k1, जहां पर k2 की वैल्यू इज लार्जर देन k1 बाई 10 डिग्री सेल्सियस। k2 वैल्यू इज लार्जर देन k1 बाई 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। T1 टेम्परेचर पर K1 हो गया, T2 टेम्परेचर पर K2 हो गया, और दोनों टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तभी ये आपका रिप्रेजेंट करेगा टेम्परेचर कोफिशिएंट को, ठीक है भाई, टेम्परेचर कोफिशिएंट को। एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड for each 10 degree rise in temperature, for 10 degree rise in temperature, rate of reaction doubles or triples, rate of reaction doubles or triples, that's what we have. Means mu value lies between 2 and 3, that's why it can be greater than 2 या equal to 2 and lesser than 3 या equal to 3. Remember, temperature coefficient is always, इसकी जो वैल्यू मिलेगी हमेशा 2 and 3 के बीच में ही मिलेगी, ठीक है भाई। इक्वल टू 3 हो सकती है, इक्वल टू 2 हो सकती है, परंतु 2 से ग्रेटर भी हो सकती है, 2 से लेसर भी हो सकती है। ये पार्ट हो गया, हाँ 3 से लेसर रहेगी, ये हो गया। थ्री से लेसर करने के लिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे हो गया, ऐसे 3 से लेसर रहेगी, ये पार्ट, ठीक है भाई। अच्छा, ये चीज़ आप दिमाग में रखें। जैसे फॉर एग्जांपल इसके एप्लीकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इन दिस केस टेम्परेचर इज व्हाट 10 डिग्री सेल्सियस, A इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू B, ठीक है, और B को कन्वर्ट किया जा रहा है C में, 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का गैप है, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा हुआ है कि फॉर एवरी राइज इन ईच 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर्स रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, 2 टाइम्स हो जाती है। तो यहाँ पर 2 टाइम्स हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन। जब यहाँ से यहाँ पर पहुँचेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स। तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, 4 टाइम्स,
4 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। या 2 टू पावर n यूज कर सकते हैं फार्मूला 2 टू पावर n, ठीक है। कितनी बार 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का गैप है, यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का गैप है, यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का गैप है, तो 2 टाइम आ रहा है तो 2 टू पावर 2 हो जाएगा, तो इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, तो 4 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, डबल्स हो जाती है, ट्रिपल्स हो जाती है। जब क्वेश्चन में ट्रिपल्स दिया हुआ है तभी आप 3 यूज करें, अदरवाइज अगर ट्रिपल्स नहीं दिया है तो डबल लेकर के ही चलेंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चंस में डबल लेकर के ही चलेंगे। चलिए इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं अर्हीनियस के कुछ इंपॉर्टेंट और भी प्रपोजल्स है जो उन लोगों ने केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया हुआ है, और फिर इसके बाद में इसके और भी एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। According to Arrhenius, इन्होंने बोला हुआ है कि एक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय collision between reacting molecules। जो आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इनके बीच में कॉलिजन्स होना चाहिए तभी रिएक्शन होगी। और देखिए हर एक कॉलिजन बेसिकली रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करता, कुछ इफेक्टिव कॉलिजन्स होने चाहिए। इसके लिए एक कंडीशन है जो उन्होंने बोला हुआ है, द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स must have minimum amount of energy okay. The reacting molecules must have minimum amount of energy for effective collisions. Only effective collisions leads to the completion of the reaction. Only effective collisions convert reactants into product. The reactant which do effective collisions convert into product. ठीक है भाई, जो भी रिएक्टेंट आपका इफेक्टिव कॉलिजन करेगा वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। सभी के सभी रिएक्टेंट्स आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है भाई। अब देखिए भाई, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट के पास में होना चाहिए इसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक टाइटल डाल देता हूँ, ये हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी। इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज़ द minimum amount of energy, it is the minimum amount of energy required for effective collision। ये हो गया भाई। अब देखिए भाई, अगर मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में बात करूं, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस हियर वी हैव एक्टिवेशन एनर्जी। ये रिलेशन आप दिमाग में रखें, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है भाई। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, ये फार्मूला आप दिमाग में रखें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें कि रिएक्टेंट है, ये हो गया आपका रिएक्टेंट, ठीक है भाई, रिएक्टेंट हो गया। अब रिएक्शन हो रही है और आपका ये कुछ ऐसा सिचुएशन है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है भाई। ये पाथ ऑफ द रिएक्शन हो गया, ठीक है, रिएक्शन ऐसे हो रही है। अब ध्यान दीजिए भाई, हर एक सब्सटेंस की अपनी एक खुद की पोटेंशियल एनर्जी होती है। हर एक सब्सटेंस का मास होता है और उस मास के आधार पर बेसिकली उसकी खुद की एक एनर्जी होगी, इज इक्वल टू mc² जो होता है भाई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो ये जो गैप दिया हुआ है ये पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, इस रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का। अब देखिए ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए भाई,
इतनी एनर्जी हो गई क्या पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ से लेकर के ये जो गैप है इस पॉइंट तक, ये गैप है, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है भाई। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी होने के लिए बाय दिस रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, इस रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी होने के लिए इसको इतनी एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जो एक्स्ट्रा, इसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय दिस रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। इतनी एनर्जी तो है, परंतु इसको अगर इतनी एनर्जी और मिल जाती है तो इसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाएगी, तब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी ये इफेक्टिव कोलिजन करेगा। हम ये बात कर रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कोलिजन। जो रिएक्टिव मॉलिक्यूल आपका इफेक्टिव कोलिजन्स करेगा वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। सभी रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। हर एक कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्जन नहीं होता है, हर एक कोलिजन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करता है। ठीक भाई, ध्यान दीजिए, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये मिनिमम, ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी हो गई, रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, और ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाई, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाई दिस रिएक्टिव मॉलिक्यूल, दैट इज हो गया एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। जब इन दोनों को ऐड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू, ये हो गया आपका यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर हो जाएगा ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, जहाँ पर रिएक्टेंट की कंडीशन प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट होने लगेगी। इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट जहाँ पर रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं, ये जो होता है भाई, इसको आप बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी भी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है भाई, तो ये एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी रखने के लिए ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो जिस किसी भी रिएक्टिव मॉलिक्यूल के पास में थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो करेगा आपका इफेक्टिव कोलिजन्स। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखें, जो हम लोगों ने टर्म सीखा हुआ है। चलिए कुछ सेंटेंस में लिख देता हूँ एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी। नेक्स्ट वी हैव एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी जैसे मैंने बोला हुआ है कि ये आपका हो गया रिएक्टेंट, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोडक्ट, तो यहाँ से ये आपको पोटेंशियल एनर्जी हो गया और यहाँ से आपका इतना हो जाता है, क्या हो जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और ये हो जाता है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया। ठीक है, ये चीज़ आप दिमाग में रखें। ठीक है, तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय दिस रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, ठीक है, टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या टू हैव एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं EA, जो हम बातचीत कर रहे थे अर्हीनियस इक्वेशन में, जो इक्वेशन मैंने लिखा हुआ था K इज इक्वल टू A, यहाँ पर E टू पावर EA अपॉन RT, ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी EA। यही एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया था। ये हो गया आपका एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है भाई, तो हो गया द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी which a reacting molecule must acquire for effective collision to form एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये हो गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जो भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इस पोजीशन पर पहुंचेगा कोलिजन के बाद में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, वही रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। एक दूसरा पॉइंट, रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स विच हैव एनर्जी लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी आर नोन एज पैसिव मॉलिक्यूल्स। पैसिव इसका मतलब क्या है कि दीज मॉलिक्यूल्स विल नॉट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी are known as passive molecules।
पैसिव रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, मतलब है कि इन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्ट में कन्वर्जन नहीं होगा इन केमिकल रिएक्शन। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स having energy equal to or greater than threshold energy are known as एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये चीज़ आप दिमाग में रखें। जिन किसी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास में थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी होगी या मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, हाँ, तो वो आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस वजह से उनको बोला जाता है एक्टिव रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। और जिनकी एनर्जी, जिन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी या जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होती है, उनका कन्वर्जन प्रोडक्ट में नहीं होता है। ठीक है भाई, ये चीज़ आप दिमाग में रखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। जो फार्मूला मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी का डिटेल्स ये होता है। चलिए अब इसके बाद में हम लोग अब इसके अर्हीनियस इक्वेशन के और भी सिग्निफिकेंस के बारे में, अर्हीनियस के प्रपोजल के और भी सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, किसी भी एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की जितनी ज़्यादा होती है, उसके चांसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट उतने ही कम हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल आता है कि भाई जिस किसी भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी अगर ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि उनके चांसेज ऑफ कन्वर्जन ऑफ दीज रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इनटू प्रोडक्ट विल बी लेस। ठीक है भाई, तो रेट ऑफ जो रिएक्शन होती है, रेट ऑफ जो रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ध्यान दीजिए भाई, जिस किसी भी अगर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन, उस केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, स्लो हो जाएगी, ऐसा बोल सकते हैं। या एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप दिमाग में रखें। ठीक है भाई। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने देखा हुआ है कि अगर हीट ऑफ इंथैल्पी अगर आपका नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अगर हीट ऑफ इंथैल्पी डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये चीज़ आप दिमाग में रखें। ठीक है भाई। अच्छा, एक मैं यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी और ये हो गया रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है भाई, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी मैं एक ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा एंडोथर्मिक के लिए, ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक के लिए। ठीक है भाई, ये पोटेंशियल एनर्जी और ये हो जाएगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट RC। ये हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई, मान लीजिए कि ये आपका रिएक्टिंग मॉलिक्यूल से R बोल दिया। ठीक है भाई, ये पाथ ऑफ द रिएक्शन है। ठीक है, और ये हो गया आपका, ये प्रोडक्ट हो जाता है, ये प्रोडक्ट हो गया, ये पाथ ऑफ द रिएक्शन हो गया और ये रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है भाई, तो जैसा कि शुरुआत में मैंने बोला हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो गैप होता है, ये गैप हो जाएगा इंथैल्पी, हीट ऑफ इंथैल्पी डेल्टा एच। ठीक है भाई, ये डेल्टा एच और ये वैल्यू हो जाती है नेगेटिव। ठीक है, जब आपका प्रोडक्ट का लाइन अगर रिएक्टेंट के लाइन से डाउन में आता है तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। और यहाँ से ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन है भाई, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, एक्टिवेशन एनर्जी को, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को। ठीक भाई, ये पार्ट हो गया। अब देखिए, ध्यान दीजिए भाई, अगर मैं रिएक्टेंट के एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात करूँ, ये हो गया आपका ट्रांजिशन स्टेट, ये हो गया आपका ट्रांजिशन स्टेट। तो ये जो आपका लाइन है किसका, रिएक्टेंट साइड है, तो एक्टिवेशन एनर्जी में इसको EA डाल देता हूँ। ठीक है भाई, अब इसमें अगर आप प्रोडक्ट के एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात करें तो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा, ये इसको मैं EB डाल देता हूँ, EB डाल दिया, या E1 E2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या इसको आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा ER कर लीजिए, ये ठीक है, और इसको कर लीजिए EP कर लीजिए भाई। ठीक है भाई, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी आप ये प्रोडक्ट हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, ये रिएक्टेंट का हो गया। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, जैसा कि मैंने बोला हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है भाई,
तो यहाँ पे अगर आप देखें प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि ये लाइन आप देख सकते हैं यहाँ से इतना है, और रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, ये लाइन यहाँ से आप देख सकते हैं। इन दोनों लाइन को कंपेयर करेंगे तो प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी कम है। अगर इसकी रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज टेकिंग प्लेस एट द फास्टर रेट। ठीक है भाई। और ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में स्लोली कन्वर्ट होगा, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ये कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट बहुत ही कम होगा। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए। तो अगर ये पूछा जाए बाय लुकिंग एट द ग्राफ, अगर इस ग्राफ को रीड करके अगर आपको ये बताना पड़े कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही कि बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो सिंस इसकी रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, इस वजह से रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट की रेट ऑफ रिएक्शन कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट का रेट जो होता है वो फास्टर होगा। बाय यूजिंग दिस रिलेशन हम आंसर कर सकते हैं। ठीक भाई, ये पार्ट हो गया। अच्छा, एक दूसरा पार्ट यहाँ पे अगर हम बात करें एंडोथर्मिक के केस में, तो ये कुछ आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, हो गया। तो ये आपका रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट हो गया। तो ये जो आपका गैप रहेगा, ये जो गैप, तो इसको हम डेल्टा एच के रूप में जानते हैं, डेल्टा एच हीट ऑफ एंथैल्पी, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी पॉजिटिव। ठीक है भाई, ये प्रोडक्ट हो गया। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका ट्रांजिशन स्टेट हो गया। ये जो लाइन है, तो ये लाइन आपका रिप्रेजेंट करेगा ई आर्स। ठीक है भाई, ई आर इन द सेंस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हो गया, इसको ई पी कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए भाई, इसके केस में प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब कि कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट स्लो हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें, सिंस प्रोडक्ट की एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी कम है, तो इसका मतलब है कि कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट इज टेकिंग प्लेस एट द फास्टर रेट, क्योंकि एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी अगर कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल पार्ट हो गया। तो मतलब ये रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है भाई, जिस किसी भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की स्पीसी की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्योंकि रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में क्योंकि प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी कम है इसके केस में। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ से अगर आप रिलेशन निकालना चाहें डेल्टा एच, यहाँ पे डेल्टा एच है, तो आप ध्यान दीजिए भाई, ये हो जाएगा आपका ई पी माइनस ये ई आर हो जाएगा, तभी तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा ना भाई। ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज़्यादा है, तभी तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, तभी तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। अब इसके बाद में इसमें डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा ई आर माइनस ये हो जाएगा ई पी। ठीक है, ई आर की वैल्यू ज़्यादा है, ई पी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो यहाँ से आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तभी ये रिप्रेजेंट करेगा एंडोथर्मिक प्रोसेस को। ठीक है भाई, तभी ये रिप्रेजेंट करेगा एंडोथर्मिक प्रोसेस को। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी तो इस पार्ट को आप आसानी से आप समझ सकते हैं। जो ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफ को रीड करके आप ये बता सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, या नेचर ऑफ द ग्राफ क्या है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद में हम लोग को एक नए टॉपिक के साथ में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।